सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। बज़ाहिर मुल्क में कितनी ही अनसर्टेनिटी की बातें हो रही हों, लेकिन आज उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम अफवाहों का गला घोंटते हुए वाज़ेह कर दिया है कि हुकूमत और तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर हैं। शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे थे कि जितना ताउन सियासी हुकूमत और आइनी इदारों के दरमियान आज है, अपने 40 साल करियर में पहले कभी नहीं देखा। तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत जारी है। सदर आसिफ जरदारी से भी इस हवाले से बात हुई है। एक जाने वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब आज इसी कॉन्फ्रेंस से आर्मी चीफ ने भी खिताब किया। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने एहतजाज करना है, पुरअमन रह के आप एहतजाज करें। और साथ ही साथ उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता हमारे होते हुए। उन्होंने कहा कि रियासत की अहमियत जाननी है तो आप लीबिया, शाम और इराक़ के उनसे पूछा जाए कि रियासत की अहमियत क्या होती है। ये सारे बयानात एक जानिब, वज़ीर आज़म का एतमाद अपनी जानिब, लेकिन बानी PTI वो ये हैरान को इंकशाफात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हुकूमत के पास सिर्फ 2 महीने का वक्त है। अब वो कह रहे हैं कि इनके पास वक्त कम रह चुका है, ये हुकूमत जाने वाली है। जब हमारे सामने सारी सिचुएशन है, जब वज़ीर आज़म इतने कॉन्फिडेंट हैं, तो बानी PTI की इस स्टेटमेंट की वजह या इस इंकशाफात में किस हद तक हमें लग रहा है, या पेशन गोई में किस हद तक सदाकत है, और वो ऐसी पेशन गोई कर ही क्यों रहे हैं। सारी डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मैं पैनलिस्ट का तारुफ करवा देती हूँ। एहतशामुल हक साहब हमें अमरीका से ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक के ज़रिए। ज़ाहिर शाह शराजी साहब पेशावर से वीडियो लिंक के ज़रिए हमारे साथ हैं। असद निज़ामी लाहौर से वीडियो लिंक के ज़रिए हमारे साथ हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं वीडियो लिंक के ज़रिए। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। शाह साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आ रही हूँ। शाह साहब, ये 2 चीज़ें हमारे सामने हैं। एक जानिब आज वज़ीर आज़म ने बड़ा क्लैरिटी के साथ कह दिया, जी इत्तेहादी भी साथ हैं, इस्टेब्लिशमेंट भी हमारे साथ है, हर महाज पे साथ है और हमारी मशावरत जारी है, कंसल्टेशन हो रही है, वो चाहे बिजली के बिल्स हों उस पर भी क्यों नहीं। तो एक जानिब तो ये कहा जा रहा है कि जनाब हालात ऑल इज़ वेल, लेकिन दूसरी जानिब बानी PTI ये इंकशाफ कर रहे हैं कि जी 2 माह में ये हुकूमत जाने वाली है। क्यों उन्होंने इतना बड़ा इंकशाफ या पेशन गोई की है? ऐसे क्या हालात हैं? बहुत शुक्रिया आमना। मेरे ख्याल में मैं हैरान इस बात पे ज़रूर हूँ कि बानी PTI के जितने भी ऐलानात थे या जितने भी माजी के दावे थे वो ज़्यादातर गलत साबित होते रहे। बाकी मामलात अपनी जगह पे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायद उनकी अपनी फ्रस्ट्रेशन बता रही है या वो ख़ुद इस हवाले से जो है वो अनसर्टन है। अच्छी चीज़ जो मेरे ख्याल से है वो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब का जो बयान है या जो खिताब है वो मुल्क के लिए काफ़ी ज़्यादा, मैं उसको पॉजिटिवली लूँगा और मेरे ख्याल में ऐसा होना भी चाहिए। हम क्रिटिसिज्म भी कर रहे थे, हम बात कर भी थे कि शायद मुल्क के अंदर जो सियासी निज़ाम है वो इन कॉन्फ्लिक्ट जा रहा है पार्लियामेंट के साथ। पार्लियामेंट जो है वो अदलिया के साथ, अदलिया इस्टेब्लिशमेंट के साथ। अच्छा बयान है, अगर ओपन बयान उन्होंने दिया है तो इंस्टेड ऑफ कि हम एक दूसरे को जो मैसेजेस दे रहे थे मीडिया के थ्रू, वो एक बड़ा ओपन प्राइम मिनिस्टर की एक ऑफिशियल स्टेटमेंट हमारे सामने आई। दूसरा जो इस वक्त मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के जो बयानबाजी है वो या तो शायद मोबिलाइज करना चाहते हैं अपनी जो फोर्स है उसको, अपनी पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनको, ये एक रीज़न हो सकता है। अदरवाइज हाँ, एक चीज़ है, अगर आप हुकूमत बात करना चाह रही है IPPs के इशू पे और कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि शायद IPPs के साथ कुछ मुआहदे जो है रिव्यू होने जा रहे हैं, तो ये बड़ा पॉजिटिव स्टांस है। यही शायद जमात इस्लामी का भी इस वक्त मुतालबा है, जी दूसरी जमातें शायद ये कर रही हैं और अवाम भी इसी वजह से शायद वो कुछ रिलीफ उनको मिलेगा तो उनकी फ्रस्ट्रेशन ख़त्म होगी। बाकी महंगाई जो है वो ज़ाहिर बात है कि अगर आपके मुल्क की इकॉनमी बूस्ट नहीं कर सकती तो महंगाई भी रहेगी, चाहे आप उसको हाइपोथेटिकल फिगर बताते भी रहे कि अब महंगाई पहले 29% थी, अब कम हो गई 11% हो गई। उसको मेरे ख्याल में वो इतना इस लिहाज से हम उस पर कमेंट भी नहीं करना चाहते, क्योंकि ये एक रियलिटी है कि इस वक्त मुल्क की इकॉनमी जो है इंतहाई मखदूश है और हम मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। हाँ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जो बात करें, कंसेंसस की बात करें, पहली दफ़ा उन्होंने जरदारी साहब का नाम लिया, बिलावल साहब का नाम लिया, बाकी लोगों का नाम लिया, क्योंकि इतने अरसे में हम देख रहे थे कि ना जरदारी साहब की तरफ से, चाहे वो एक सिम्बॉलिकली पाकिस्तान के सदर है लेकिन एक सियासी जमात के नुमाइंदा हैं, बिलावल भुट्टो की जानिब से भी इन तमाम इशूज़ के ऊपर कोई बात नहीं आ रही थी। रहा अब आपका जो तहरीक इंसाफ की मोबिलाइजेशन है या जमात इस्लामी का जो एक फैक्टर है या अपोजिशन जमातों का, वो मेरे ख्याल में करती रहेंगी कोशिश कि वो हुकूमत को गिराएं,
चाहे वो लीगल तरीके से करना चाहती हैं तो इन हाउस पार्लियामेंट में चेंज की बात करेंगी, जो वो क्लेम कर रहे हैं कि अगर उनको सीटें मिलती हैं तो शायद वो चेंज ला सकते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि हुकूमत इतनी आसानी से रिजर्व सीट्स उनको देने की इस वक्त ख्वाहिशमंद नजर आती है या किसी भी लिहाज से छोड़ती है। आप अगर बेशक 2 साल या 2.5 साल के अरसे के बाद अगर कोई ऐसी पॉलिसीज होती हैं जिसमें नजर आता है कि कहीं कॉन्फ्लिक्ट आता है हुकूमत, अपोजिशन और मुख्तदर हलकों या सिस्टम के साथ, तो फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर फॉर्म 45-47 की जो मामलात हैं वो दोबारा उठेंगे और हम एक इन हाउस चेंज की तरफ जाएंगे। इस वक्त मुझे नहीं लगता कि किसी भी लिहाज से हुकूमत को कोई खतरा नजर आ रहा है। कॉन्फ्लिक्ट जरूर होगा, लोग रोडों पर भी निकलेंगे, मसाइल भी होंगे, लेकिन मैं इस बात से ठीक है, यानी आपको कोई इस हवाले से खतरा दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है अब्दुल्ला साहब आपकी जानिब आते हैं। चले, ख़तरात तो एक अलग चीज़ें हैं, इस वक्त दरपेश चैलेंजेस क्या हैं? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि बेशक मसाइल हैं, वज़ीर आज़म कह रहे हैं, लेकिन हम सब एक साथ होके एक यकजहती कंसेंसस के साथ चल रहे हैं। इत्तेहादियों वाली बात भी उन्होंने क्लियर कर दी है कि भाई ऐसे कोई इख्तलाफात नहीं है, तमाम चीज़ों पे इत्तेहादी हमारे साथ हैं। लेकिन दूसरी जानिब पीटीआई ये नैरेटिव बना रही है, उनकी जानिब से कहा जा रहा है जी हुकूमत जाने वाली है, वो चाहे जब फैसले आते हैं उनकी जानिब से उस वक्त भी ये बात की जाती है। जमात इस्लामी के भी आजकल जो हम धरने में जो स्पीचेस देख रहे हैं, नारे देख रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि जैसे हुकूमत को बहुत से ख़तरात लाहक हैं। डू यू रियली थिंक कि कुछ ऐसा है कि ये हुकूमत कमज़ोर है और दिन कम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, पहली बात यह है कि जो इस्टेब्लिशमेंट होती है उसका काम होता है कि वो हुकूमत का साथ दे, लेकिन जो हुकूमत के सियासी फैसले होते हैं, हुकूमत के फैसलों पर अमल दरामद कराना एक और बात है, और हुकूमत सियासी फैसलों के जो बाकियात हैं उनको भुगतना दूसरी बात है। आपको याद होगा, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, जब खान साहब की हुकूमत यहाँ थी तो आप ये गालिबन 8 मार्च की बात है, जब हुकूमत जाने में सिर्फ 1 महीना और 1 दिन रह गया था, तो बाकायदा अखबार में बयान आया था कि हम अफवाज और हम एक पेज के ऊपर हैं। तो ये बात तो माजी में भी कही गई, और बिल्कुल अफवाज एक पेज पे होते हैं, लेकिन हुकूमती फैसलों में, सियासी फैसलों में नहीं। अब सियासी फैसले जो हैं वो तहरीक इंसाफ के साथ तो पीटीआई अपना पीपल्स पार्टी का क्या गठजोड़ बन रहा है, ये तो वक्त आने पे पता चलेगा। दूसरी बात यह है कि सिर्फ बातों से नहीं बल्कि अमली किरदार अदा करना पड़ेगा। एक फिच की रिपोर्ट आई थी, फिच एक इदारा है और बड़ी उसकी रिप्यूट है, और माजी में फिच ने जो रिपोर्ट्स दी हैं मुख्तलिफ ममालिक के हवाले से, आप उनको यकसर जो है मुस्तरद नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बहुत सारी वजूहात और मुख्तलिफ पहलू होते हैं। हो सकता है आने वाले वक्तों में फिच की एक रिपोर्ट मुख्तलिफ आ जाए, लेकिन फिलहाल फिच अपनी रिपोर्ट के ऊपर कायम है और 18 महीने का उन्होंने वक्त दिया था। लेकिन साथ ही साथ बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ती हुई लाकानूनियत और दहशतगर्दी और इसी तरीके से सियासी जो एक खलफशार है, ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और हुकूमत के पास IPPs के हवाले से उन्होंने टकासा जवाब दे दिया है। क्या जमात इस्लामी सिर्फ वाहिद है? मैं पिंडी का वासी हूँ और मैं रहता हूँ पिंडी में, मुझे मालूम है जमात इस्लामी के इतने कारकुन नहीं हैं। शाम को जैसी होती है अवाम जो है वो वहाँ आके बैठ जाती है और अवाम जो है इससे मुंसलिक हो रही है। ये खतरे की बात। क्या मौसम जब अच्छा हो जाएगा तो उसके बाद फिर क्या दूसरी पार्टियां जो है वो धरना देने के लिए नहीं बैठी होंगी? इसलिए एक तरफ पीपल्स पार्टी के जो सदर हैं वो ये कहते हैं कि जनाब हम जो है हुकूमत बना सकते हैं और गिरा सकते हैं, दूसरी तरफ जो है पीपल पार्टी बार बार ये कहती है कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, जबकि आईनी ओहदे सारे उनके पास हैं। उसके बाद जो है वो तरह तरह की जो है वो बातें होती हैं। देखें, एक बात तो बड़ी बात है कि सब अच्छा नहीं है, हाँ, लेकिन ये जरूर है कि अगर मेहनत की जाए, किस हद तक है? जी सॉरी, मेरा सवाल ये है कि ये खतरा फिर किस हद तक है? आप कह रहे हैं ना एक चीज़ तो वाज़ेह है कि ये सब अच्छा नहीं है, तो ये क्या खतरा बहुत ज़्यादा है जिसकी बानी पीटीआई भी पेशन गोई कर रहे हैं, या वैसे वो ऑप्टिमिस्टिक है इस हवाले से? नहीं, वो तो देखिए बानी पीटीआई जो है उनको तो उनके पास कुछ है नहीं देने के लिए। देखिए अगर कौम ने उनको एक्सेप्ट किया होता तो फिर कौम तो बाहर निकली होती ना। उन्होंने तो छोटी ईद के बाद बाकायदा अवामी एहतजाज की कॉल दी थी। यहाँ तो बड़ी ईद गुजरे पे भी जो है वो 1.5 महीना हो गया है, तो बल्कि 2 महीने होने वाले आए हैं, तो फिर वो किधर है उनकी अवामी एहतजाज? इसलिए उनको जरूरी है कि वो JUI के साथ
या जमात इस्लामी के से इल्हाक करें। जमात इस्लामी ने तो उनको टक्का से जवाब दे दिया मेरी इत्तलात के मुताबिक। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो ये बात भी हकीकत है कि वो हुकूमत ने अगर बेरोजगारी, महंगाई और लाकानूनियत के बढ़ते हुए केसेस में अगर कमी ना लाए और लोगों को रिलीफ ना दिया तो मामलात जो हैं वो फिर हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगे और मामलात इमरजेंसी की तरफ चले जाएंगे, जा सकते हैं। ठीक है एहतशाम साहब, ये बिजली के बिल वाला एक मामला था जिसपे हमने देखा हाइप बनी, नारेबाजी भी हुई कि जनाब इस पे ये हुकूमत जा सकती है। IPPs वाले मामले को देखा जाए, आज उस हवाले से खबर भी आ गई कि IPPs वाले मामले के लिए टास्क फोर्स कायम की जा रही है, रीनिगोशिएट किया जा सकता है, उस पर गौर किया जा रहा है। तो फिर तो बिजली वाला मामला अगर नहीं रहा तो आप क्या समझते हैं ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जिस पर हुकूमत को ख़तरे का वाकई सामना करना पड़ सकता है आगे जाके? दूसरा, आर्मी चीफ ये किसको पैगाम दे रहे हैं कि जी एहतजाज करें लेकिन पुरअमन रह के करें, क्योंकि जमात इस्लामी इस वक्त एहतजाज कर रही है। देखिए, हम ना ये ऑप्टिक्स की हद तक तो प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आ जाना या आर्मी चीफ का बयान दे देना तो चले, वो तो बड़ा आर्मी चीफ का बड़ा वाज़ेह मैसेज है कि जब जहाँ तक मुल्क की सलामती का, लॉ एंड ऑर्डर का, सिक्योरिटी का इशू है उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, तो बिल्कुल ठीक है, बड़ा सही बयान है। शहबाज शरीफ साहब का मेरा ख्याल है दूसरा तीसरा इस तरह का बयान आया है कि जी आर्मी चीफ और हम एक तरह सोचते हैं, नवाज शरीफ साहब डिफरेंट तरीके से सोचते थे। चले, इनका एक पेज होना तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या ये रिफ्लेक्ट करता है मामलात को ठीक करने के हवाले से, तो जवाब शायद नफी में आता है। लेकिन जहाँ तक बानी PTI का स्टेटमेंट का ताल्लुक है, जैसे मेरे दोस्त भी कह रहे हैं, वो तो जाहिर है उनके पास तो खोने के लिए कुछ नहीं है ना, वो तो स्टेटमेंट नहीं देंगे या वो ये बातें नहीं करेंगे अपने अवाम को, अपने सपोर्टर को साथ रखने के लिए कि 2 महीने तक हुकूमत है। 2 महीने तक हुकूमत है या 1.5 महीने तक है या 2 साल तक है, इसका जवाब तो मिलेगा हमना अमली तौर पर हुकूमत के इक़दाम करने से। जो हम देख रहे हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद से देखें तो सूरत हाल इस हवाले से कोई इतनी अच्छी नहीं है। हुकूमत डिलीवरी नहीं दे सकी है, ये सबको पता है, चाहे महंगाई का मसला हो, मिस मैनेजमेंट हो, करप्शन हो, IPPs के इशूज़ हो, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पा रही, हमारे रीजनल कॉन्टेक्स्ट में हमारे ताल्लुकात जितने अच्छे होने चाहिए हमारे हमसायों के साथ शायद वो भी इतने अच्छे नहीं हैं। तो ये तो बयान की हद तक तो ठीक है और बज़ाहिर ऐसा कोई खतरा भी नहीं है कि हुकूमत चली जाएगी। ज़ाहिर है सारे स्टेक होल्डर इस वक्त जो हुकूमत में हैं, जो गवर्नमेंट में है या सियासी जमातें हैं माइनस PTI, सर वो तो यही चाहेंगे कि बयान असाइड कर देते हैं। ये 2 माह वाली पेशन गोई तो वाकई इट्स टू ऑप्टिमिस्टिक कि आप कहेंगे 2 महीने में हुकूमत जा रही है। होने को तो वैसे कुछ भी मुमकिनात में हो सकता है, लेकिन वैसे ही अगर हम बात करें, आपका तज्जिया सारी सूरत हाल पे क्या, आपको क्या लगता है कि हुकूमत अपना मैंडेट पूरा करेगी जिन मसाइल का इनको इस वक्त सामने? लेकिन देखिए, हम ना बज़ाहिर तो नहीं लगता। देखिए, जिस तरीके से सूरत हाल बदल रही है, जिस तरीके से पिछली आप 18 माह की बुरी हुकूमत पहली देख लें, उसमें हम तवक्को कर रहे थे कि सूरत हाल बेहतर होगी, फिर कहा गया कि इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन के बाद फिर ये इंस्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, गैर यकीनी की सूरत हाल खत्म नहीं होगी तो कम किसी हद तक हो जाएगी, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस किसी हद तक लौट आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से हमारे बड़े दावे थे वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन सारे इस सिनेरियो में आप देख लें, एक लफ्ज़ है वो जो हम बार बार करते हैं, लोगों का एतमाद, चाहे हमारे लोकल इन्वेस्टर हैं, बाहर के इन्वेस्टर हैं, ऑन टॉप ऑफ इट असल बात होती है कि आपके 24 करोड़ अवाम है, क्या इससे पहले उन्होंने इतनी तकलीफ देखी, इतनी मुश्किलात देखी? तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने हमने इतनी मुश्किलात देखी। ये महंगाई आसमान पे चले जाना, ठीक है, स्टेट बैंक के गवर्नर कह रहे हैं कि जी ये 12.5% तक आ गई है, अगले साल 5 से 7% हो जाएगी। ये कागजों की हद तक है, असल में महंगाई बहुत ज्यादा है। दूसरा, ये हमारे यूटिलिटी रिबेट एनर्जी क्राइसिस की वजह से हमारे लिए, हमारे अवाम के लिए आप देख लें मामला खुदकशियों तक चले गए। तो ये कोई अच्छा ये सुकून नजर नहीं आ रहा। मामला तो इतने अच्छे नहीं है, उतने नहीं है जी। एक चीज है कि ये बयान की हद तक तो ठीक है, ये बयान तो बड़े आते रहेंगे अच्छे, लेकिन सवाल ये है कि हुकूमत को अब डिलीवरी देनी है जो नजर नहीं आ रही। तो नतीजतन मुझे नहीं लगता कि हुकूमत की मुश्किलात इतनी आसानी के साथ कम होंगी। हुकूमत भले आप 5 साल भी पूरे कर लें, लेकिन इसके साथ साथ अवाम को रिलीफ नहीं देते, करप्शन खत्म नहीं होती, आती और बेरोजगार के मौके नहीं पैदा होते, तो फिर ये सारी बातें जो है ना हवा में होती है। असद साहब, आपकी जानिब आते हैं। असद साहब, एस्टैब्लिशमेंट की फुली सपोर्ट है, ये तो आज वज़ीर आज़म साहब भी बता रहे हैं। यही नहीं, पीपल्स पार्टी सदर आसिफ अली जरदारी से भी मुशावरत हो रही है, अभी कल ही उनसे बात हुई है। तो इस जानिब से तो हुकूमत को एक कुशन मिल गया कि जी यहाँ से तो हम सांस ले सकते हैं, लेकिन मामला अब सारी बात फिर आ जाती है कि आपने परफॉर्म करके दिखाना है।
इतनी केपेबल है सारे मसाइल और रिसोर्सेज को देखते हुए हुकूमत कि वो डिलीवर कर सके और आवाम को सेटिस्फाई कर सके, कि आप कहें कि जी ये 5 साल जो इनका टाइम है, टेन्योर है, वो पूरा करेगी? जी बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो इस चीज़ का मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि मेंशन किया कि खतरा क्या है हुकूमत को, आपने और पैनल से पूछा, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर हर वक्त हर हुकूमत को किसी न किसी किस्म का खतरा होता है। तो ये इस बात से नजर के शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने आज बड़ा अच्छा बयान दिया, शुक्र है थोड़ा एंगेज किया उन्होंने अवाम के साथ भी, क्योंकि मैं तो कई शोज पे इस शो पे कह चुका हूँ कि पहली दफ़ा ऐसा लग रहा है कि एक ऐसी गवर्नमेंट आ गई है जिसका लायामल हमें पता ही नहीं क्या है। कि मतलब एक तो उनका मंशूर था इलेक्शन से पहले, वो तो तमाम पार्टियों को होता है, उसके बाद ज़्यादातर इम्प्लीमेंट नहीं करती, कुछ चीज़ें कर देती, इन्होंने तो बिल्कुल ही नहीं इम्प्लीमेंट किया, वो एक अलग बात। बट मुझे तो पता भी नहीं वे फॉरवर्ड क्या है, एनर्जी पॉलिसी एग्जैक्टली है क्या। जो स्टॉप गैप पॉलिसीज हैं वो चल रही हैं। आज देख लें 8 अगस्त हो गई है, तो 8 फरवरी के इलेक्शन थे, तो पूरे 6 महीने हो गए आप कर लें। तो इन 6 मंथ्स का जायजा लगा लें, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ना इतना टाइम लगेगा, क्योंकि इतनी चीजें हो ही नहीं। टू एंड फ्रो चलता रहे। आपने ज़रदारी साहब का जिक्र किया, तो एहतियाती गवर्नमेंट है, तो उसको बार बार इस चीज को वैलिडेट करने की क्या जरूरत है कि जी वो हमारे साथ हैं और वो कुछ नहीं हुआ, सब मसले ठीक हैं, सब बेहतरीन है। फिर माजी के अंदर मेरे ख्याल में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 दफा उनको वजारतें भी ऑफर की जो पीपल्स पार्टी ने नहीं ली। तो बजट वाले मामला पे भी हमारे सामने कि क्या हुआ था उस इवेंट पे। बाकी के साथ जी जो आसिम मुनीर ने आज सारी गुफ्तगू की और बात की और बताया कि सेम पेज है, शहबाज शरीफ साहब ने कहा सेम पेज है, तो वो तो जाहिर है जी सेम पेज ही होता है जब आप पावर में हो और एक एस्टैब्लिशमेंट का एक रोल हो उसके अंदर, वो सेम पेज ही होता है। ये तो कोई नई बात नहीं है, ये तो पीटीआई के दौर में भी सेम पेज था, बदलते हुए वक्त नहीं लगता। चीजें हुई, तो ये अगेन हाँ मतलब अच्छा। उसके बाद जो मुल्क की सूरत हाल है उसके अंदर उसके ऊपर आ जाए, तो मैंने आई थिंक लास्ट वीक के प्रोग्राम में कहा था कि मेरे नजदीक तो मुल्क का सबसे बड़ा मसला है जो एनर्जी है। अब आज के दिन ये पता चल रहा है कि आईपीपीज को रिविजिट करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट्स की जो टेक्सटाइल एसोसिएशन और टेक्सटाइल मिल ओनर्स और दीगर और इंडस्ट्रियलिस्ट होने का आज आईपीपीज रिविजिट करें, तो हुकूमत कह रही जी कमेटियां बन गई हैं, पता नहीं 90 दिन के अंदर हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो कर लें रीनेगोशिएट उसको। उस पर तो मेरा सीधा स्टांस है कि आप एक दफा रीनेगोशिएट कर लें उनके साथ, आईपीपीज के साथ। उसके बाद अगर आपकी एनर्जी डिमांड बढ़ेगी, जो कि बढ़ेगी पाकिस्तान की, फिर आपसे कोई नेगोशिएट नहीं करेगा। तो ये मतलब बहुत अच्छी बात है, आसान नहीं मामला जितना ऑनर ना करें। ठीक है, बातों की हद तक आप ये कह रहे हैं बिल्कुल नहीं। और ठीक है जनाब, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और मजीद अहम मामला पर डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। आम आदमी की ज़िंदगी आसमान छूती महंगाई और आमदन से ज़्यादा अखराजात के मदार में घूमती दिखाई दे रही है। अवाम बेबसी की मूरत बने हुक्मरानों को देख रहे हैं। उनकी आंखों में सवाल है कि इन वादों का क्या हुआ जो उन्होंने इलेक्शन से कबल किए थे। हालात इस नहज तक पहुंच चुके हैं कि हमारे मुल्क में जहां पहले ही 2 करोड़ 62 लाख के करीब बच्चे स्कूल से बाहर हैं, स्टेशनरी पर भी टैक्स लगाया गया और इस टैक्स को ख़त्म करने पर IMF ने साफ इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के एक तहकीकाती इदारे पल्स कंसल्टेंट के आशारियों के मुताबिक पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई ने गुर्बत का दायरा वसी कर दिया और 74% लोग इस दायरे के अंदर आ गए हैं जिनके अखराजात उनकी आमदनी से कम हैं। हालिया बढ़ती महंगाई पाकिस्तानियों को दरपेश मुआशी चैलेंजेस में 14% इजाफा हो चुका है। गुज़श्ता साल मई में अखराजात पूरे ना करने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 60% थी, जो बढ़ चुकी है, और 74% पाकिस्तानी अपनी मौजूदा आमदन में बढ़ते अखराजात पूरे करने से कासिर हैं। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि गैर मामूली अफरात ज़र के बायस 60% शहरियों ने अपने अखराजात कम कर दिए हैं, जबकि 40% ने अखराजात पूरे करने के लिए रकम उधार लिए। पल्स कंसल्टेंट के एक और सर्वे में ये इंकशाफ हो चुका है कि 39% अवाम का माहाना बजट बिजली के बिल्स की वजह से है, 36% का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और 32% का बजट अशिया खुरनोश यानी खाने पीने की कीमतों में इजाफे की वजह से मुतासर हुआ है। अब जहां हम देख रहे हैं कि ये सारे मसाइल हैं, एक जाने बिजली के बढ़ते हुए बिल हैं, तो ये सवाल हम अपने तज्ज़ियाकारों के सामने रखते हैं कि मुल्क में जो बढ़ती हुई गुर्बत है इसको कंट्रोल करने के लिए फिर क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, क्या इकदाम किए जा सकते हैं। एहतशाम साहब। देखिए हमने असल बात तरजीहात की है। हमारी सियासी जमातें, हमारी खास तौर पर हुकूमतें एक अरसे से आप देख लें उनकी तरजीहात क्या होती है। पहली तरजीह होती है कि सियासी तौर पे बड़ा अपीवल ना हो,
सियासी जमातों को साथ मिला के हुकूमत करें, हुकूमत में भी सियासी जमातें आ जाती हैं, कोलिशन पार्टनर भी आ जाते हैं, फिर उनके अपने मफादात होते हैं, सियासी मफादात हैं, कारोबारी और ज़ाती मफादात होते हैं। इस सारे बैकग्राउंड में देखा जाए तो जो आम आदमी की आप बात कर रही हैं उसका मफाद बिल्कुल पश्चिम में चला जाता है। ये आज से नहीं हो रहा है, परसों से हम यही देख रहे हैं। सारी दुनिया के छोटे छोटे मुल्क जो है उन्होंने अपनी तरजीहात तय की और उनको पता चलता रहा कि हम अपने लोगों को कैसे खुश रख सकते हैं, या कम से कम इतनी ज़रूरत से ज़्यादा जो डिस्पेंडेंसी है और वो ज़रूरत से ज़्यादा लोगों में मायूसी है उसका खात्मा होना चाहिए। लेकिन पिछले 2.5-3 सालों में कोरोना चले जाए वो एक शुरू का पीरियड था खराबी वाला मालूम, इंटरनेशनल सतह पे आपने देखा हालात खराब हुए, कमोडिटी प्राइसेस में इजाफा हुआ, पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा हुआ, उसका रिफ्लेक्शन हमें भी देखना पड़ा। लेकिन उसके बाद तो फिर 2-2.5 वर्षों में तो मेरा ख्याल है होम ग्राउंड टू पॉलिसी आनी चाहिए थी। वो कम से कम इस तरफ लेके जाती कि जी आम आदमी का कंसर्न क्या है। 70% से ज्यादा अगर लोग नीचे चले जाएं, गुर्बत की सतह पे चले जाएं और आधी आबादी आपकी गुर्बत की निचली सतह पे $2 पर डे पर सस्टेन करे तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। यही चीजें जो है ना फिर एहतजाज की तरफ लेके जाती हैं, मायूसी की तरफ लेके जाती हैं, लोग अपनी जिंदगी को खत्म करते हैं, अपने बच्चों को मारना शुरू करते हैं, जो कि हो रहा है कर्से से। भाई अब सवाल ये है कि भाई कहीं इन सारे मामले की शुरुआत होगी। आमना शुरुआत मुझे माजत के साथ होती नजर नहीं आ रही। इसकी बात यह है कि जब तरजीहात में हुकूमत को इस वक्त मसला यह है कि अपने ओपोनेंट्स को कैसे फिक्स करना है या अपने ओपोनेंट्स के साथ कैसे निपटना है, ये उनके दिनों में बात। दूसरा, हर हुकूमत की तरजीह ये होती है कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ठीक रहें ताकि हमारी पता चल जाए। इस सारे प्रोसेस में लोगों का इंटरेस्ट पीछे चला जाता है और आम आदमी जो है ना वो भुगतता है दुनिया जान की परेशानियां। अब सवाल ये है कि जी गुर्बत इस वक्त आप देखिए 11.5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, अनऑफिशियली कहा जाता है इससे ज्यादा है। गुर्बत की सतह आप खुद बता दी 70% लोग ज्यादा नीचे जो है जिस अंदाज में रह रहे हैं, ऊपर से बिजली के बिल जिस अंदाज से, एनर्जी क्राइसिस, फिर सबसे बड़ी बात है जो आप सवाल कर रही हैं आमना कि ये इंजन ऑफ ग्रोथ जो प्राइवेट सेक्टर होता है, गवर्नमेंट तो ब्रोक है, आप देख लें जो अदारे रह गए उनको प्राइवेटाइज कर रहे हैं, उसको बढ़ोतरी देने के लिए लोकल इन्वेस्टर को आप इंसेंटिव देते, फिजिकल नॉन फिजिकल इंसेंटिव देते, उसके बाद सारी दुनिया में बिजली और गैस जो सस्ती दी जाती। आप देख लें जो बड़े बड़े आपके पड़ोस में हिंदुस्तान में चले जाए, महाराष्ट्र में, खासतौर पे बम्बई में, एक अरसे से बिजली जो है ना उनके रेट इंतहाई कम है, गैस के रेट इंतहाई कम है। नतीजा तो नहीं है, फैक्ट्री चल रही है। बांग्लादेश में बहुत अच्छा ये काम इस हवाले से हुआ। अब हमारे पास वो कहते हैं कि जिसको कहते हैं सरप्लस गुड्स हमारे पास नहीं है। हमारी इंडस्ट्री का पहिया जिस तरह चलना चाहिए वो नहीं चलता। 150 से ज्यादा हमारी इंडस्ट्री हालिया दिनों में टेक्सटाइल की बंद हो चुकी है। 11 से 12 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट हमारी टेक्सटाइल से होती है। तो नतीजा ये है कि आबादी बढ़ रही है, वसाइल कम हो रहे हैं और जो निजी सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर है वो बिल्कुल चौक होकर खड़ा हो गया है। वो हर हुकूमत की तरफ देखता है कि हम इंसेंटिव क्या देंगे, उल्टा इंसेंटिव देने की बजाय हुकूमत उनसे और कुछ छीनती है। पहली दफा एक्सपोर्टर पे भी टैक्स लग गया, कॉर्पोरेट सेक्टर अलहदा रो रहा है, आम आदमी अलहदा रो रहा है। तो मेरा ख्याल है तवज्जो इस तरफ देने की जरूरत है कि आप सियासी मामलात बेहतर करें, जरूर करें, अपनी हुकूमत बचाने के लिए सब कुछ करें, लेकिन आवाम को बचाने के लिए कुछ होना चाहिए ना। अभी जिस तेजी के साथ देखें, लोग, मैं उस दिन भी बात कर रहा था, अब यूएस एम्बेसी वाले कहते हैं कि हम 10,000 क्या कहते हैं वीजा जो है ना हर महीने प्रोसेस कर रहे हैं पाकिस्तान से। और पिछले हम देख रहे हैं इतनी अफरा तफरी का एक माहौल बन चुका है, लोग इतने मायूस हो चुके हैं कि वो कह रहे हैं कि यहाँ से मूव कर लिया जाए। असद आपकी जानिब आ रहे हैं, जहाँ तक एहतशाम साहब बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं जी विल और इंटेंट की कमी है सारे मामलात में। वो तो ठीक है, हुक्मरानों को इदराक नहीं है कि अभी क्या मामलात हो चुके हैं। बड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स अगर देखे जाएँ, 74% पाकिस्तानी अब ये जो गुर्बत के दायरे में आ चुके हैं, ये बहुत बड़ा नंबर है। दूसरी जानिब हमारे जो हुक्मरान हैं जैसे मुसद्दक मलिक साहब, वो तो आके फिर माजी से कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं कि पहले 40% महंगाई की शरह थी, हमने आके 11% पे कर दी है। जब तक हम माजी से नहीं निकलेंगे, कंपैरिजन ड्रॉ करते रहेंगे, हम कैसे हमें इदराक होगा इन चीज़ों का? जी सबसे पहले जो आपने जिक्र किया मुसद्दक मलिक साहब का और हुक्मरान जो माजी के हवाले देते हैं, तो ये रिवाज तो बड़े देर से चल रहा है। इसके अंदर एक इजाफा हुआ था 2018 के बाद, जब मुस्तकिल सिर्फ माजी के हवालों से अपनी परफॉर्मेंस जो है वो गेज की जाती थी। तो 4 साल, 5 साल, 10 साल कोई टाइम नहीं होता जिसके अंदर आप अपने आप को असेस कर सकते हैं, आपको
बहुत पीछे जाना चाहिए और उसके अंदर तमाम चीज़ों को लेके जाना चाहिए, क्योंकि आप एक पूरे अवाम के नुमाइंदे हैं, आप ना कि सिर्फ एक खास आपके वोट बैंक के आप नुमाइंदे हैं। तो आप पावर में हैं तो इसको आपको देखना चाहिए। दूसरा, महंगाई की हद तक मेरे पास तो एक बड़ा बाकायदा सोल्यूशन है इसका, जो कि मैं नहीं कह रहा बल्कि माजी की हुकूमतें जो हैं वो भी आके कहती रही हैं, जिसको सारे सियासतदान भी मिसअंडरस्टैंड करते रहे हैं और अवाम को मिसअंडरस्टैंड करवाया। वो लफ्ज है बेल्ट टाइटनिंग। बेल्ट टाइटनिंग जो है वो कहते हैं जी कि ये अवाम जो है ना बेल्ट टाइट करे, ये अवाम कमर कस लें, अब ये होगा वो होगा। असल में तो उसकी उस दिन से हम ये बात कर रहे हैं कि जी बेल्ट टाइटनिंग अवाम की नहीं होनी, बेल्ट टाइटनिंग तो आपकी होनी है। आप जो इस बजट के अंदर आप देख लें कि सैलरीड क्लास के ऊपर जिस किस्म की टैक्सेशन की है और बाकी चीजें जो की हैं, और अपने बजट्स और हर चीज जो है उसमें अपने आप को शबाशियां देके बोनसेस भी चले हैं, इजाफे हुए हैं तनख्वाहों में, पार्लियामेंट हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर तनख्वाहें, सदर हाउस में जो उसके लिए जो बजट रखा गया वो कितने % उसमें इजाफा हुआ माजी से? जी, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि इसकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है, बट ये ना ये ऑस्टेरिटी मेजर्स जो होते हैं ये दे कम फ्रॉम द टॉप। ऑस्टेरिटी आप दिखाएंगे तो नीचे ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। वो अच्छी तरह आया 2018 में जी हमें कहा जा गया था कि पीटीआई जो है जी उन्होंने कह दी जी कि अब इंपोर्ट्स बंद होने लगी हैं, जो इंपोर्टेड साबुन और डिओड्रेंट्स और बाकी सब बंद हो जाएंगे, अब सब कुछ डोमेस्टिकली करो। वो तब भी एक फूलिश नोशन थी, आज भी फूलिश नोशन है। ये बड़ा एक क्लियर है कि अगर कोई अपनी आपको ठीक करना चाहता है तो हाउस जो क्लीनिंग है वो घर से होनी चाहिए, शुरुआत वहां से होगी, आगे भी होगी। इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा मेरे ख्याल में। दूसरा, जो गुर्बत पे लोग हैं वो रह रहे हैं, इस मुल्क के अंदर जो मसले मसाइल हैं उसके देखें जी एक ही लफ्ज है उसका, जो इसका हल है वो कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी। हमारे मुल्क में असल में मसला ये है जी कि यहाँ पे कभी कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी हुई नहीं। जैसे मैंने पिछले सेगमेंट में भी कहा, यहाँ तो पॉलिसी नहीं पता हमें क्या, या तो पॉलिसी सामने आ जाए और उसके बाद उसके ऊपर अमल होता रहे। मतलब ये जो इतने चार्टर्स हैं डेमोक्रेसी के, इकोनॉमी के और फलाने चीजों के, इनको फिर कर छोड़ें एक दफा, ये भी ट्राई कर लेते हैं। उसके एनीथिंग शॉर्ट ऑफ दैट तो ये फिर सियासी बयानात हैं और कुछ नहीं है जी कि जिसके अंदर आप कह रहे हैं जी कि हम ये भी असल एक चीज और भी है, चले कम से कम सिंबॉलिकली एक काम तो कर सकते हैं कि अपने खर्चात तो कम करें ना। लोगों को ये तो पता हो कि ये भी कम से कम अपनी हालत ठीक करनी है, वो खर्चात बढ़ा रहे हैं, कम नहीं कर रहे। जी मैं इसी चीज की निशानदेही कर रहा हूँ कि मतलब वो अपने खर्चा बढ़ा नहीं रहे, ये सेंटिमेंट बड़ा बुरा जाता है। और एक लास्ट की बात मेरी प्लीज ले लीजिएगा कि ये जो एक अनफॉर्चुनेटली सियासी तबकों में और एक खास तबके में ये है कि ये कौम जो है बाशऊर नहीं है, ये कौम जो है इनको नहीं पता जी, इनको जो कहेंगे ये मान जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। अब थिंग्स हैव चेंज्ड, लोग इलेक्ट्रिकली भी कॉन्शियस हैं, इकोनॉमी वाइज भी कॉन्शियस हैं, डॉलर वाइज भी कॉन्शियस है। मैं कहूँगा उनको पता होता है कहाँ किधर जा रही है बात। तो ये इस चीज को ना थोड़ा हमें चेंज करने की जरूरत है और सेंटिमेंट चेंज करें। एंड अगेन लाइक आई सेड, स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। एग्जैक्टली अब्दुल्ला साहब, चूंकि हम देख रहे हैं अभी हालिया बांग्लादेश में जो सारी सूरत हाल पैदा हुई, वहाँ पे भी ये कहा जा रहा है कि उनकी 170 मिलियन की जो आबादी थी उसमें 32 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार थे या गैर तालीम याफ्ता थे। अब एक जानिब हम देख रहे हैं यहाँ पर भी जो गुर्बत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अगेन वही सूरत हाल ऐसी ना हो जाए कि फिर आप कहें कि जी आउट ऑफ हैंड्स हो गए मामला। तो किस वक्त क्या इस वक्त फौरी तौर पे क्या किया जा सकता है कि ये जो हमारे पास एक नंबर आया है 74% आबादी जो है इस वक्त वो गुर्बत के दायरे में आ चुकी है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है फौरी तौर पे? देखिए आमना बीबी, बात यह है कि बांग्लादेश जो है वो हमसे बेहतर है, उनकी इकोनॉमी, उनका जो पर कैपिटा इनकम है वो हमारे से बेहतर है। और वहाँ दो फैक्टर्स नहीं हैं, वो बड़ा ज़रूरी है जानना। पहला फैक्टर है कि इदारों के खिलाफ नफरत नहीं है और दूसरा ये है कि वहाँ दहशत गर्दी नहीं है। आपके यहाँ ये दो फैक्टर नहीं है, पहले आप इसको समझें। दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश के अंदर सारे ही बंगाली हैं, वो एक हैं, उनके यहाँ सूबे उस तरह नहीं है। लेकिन वहाँ सिविल डिक्टेटरशिप जरूर थी हसीना वाजिद की जानिब से, जिसकी वजह से हमने देखा कि अवाम में एक रिजेंटमेंट आ चुकी थी और उसका फिर ये हमने सारा मामला देखे। डिक्टेटरशिप होना, वहाँ जो तब्दीली आई है वो नजरियाती आई है। अगर आप वो नजरिए की बुनियाद पे आई है, अगर आप सिर्फ महंगाई बेरोजगारी के हवाले से देखें तो फिर शेख मुजीब के मुजस्मों के ऊपर यूरिनेट किया गया है, शेख मुजीब के घर को आग लगाई गई है, शेख मुजीब के मुजस्मों को जमीन बोस किया गया है, उनको जूते मारे गए हैं। अफसोसनाक ये हमने चीजें देखी हैं।
तो फिर इसका मतलब यह है कि सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी नहीं बल्कि आइडियोलॉजिकल चेंज था, नजरियाती चेंज था। अभी यहाँ आ जाए पाकिस्तान के ऊपर, एक और कमेंट करते हैं अब्दुल्ला, अभी चंद महीने पहले इंडियन मीडिया कह रहे हैं कि सब मैंने आपकी बात में करवाया बांग्लादेश में। अब्दुल्ला साहब, एहतशाम साहब कुछ मैं अगर इजाजत हो, क्योंकि मैं अपनी बारी पे बड़े तहम्मुल से मैं आपकी गुजारिश कर रहा हूँ। जी जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर अभी चंद माह पहले 44% जो है वो सतह गुर्बत से लोग नीचे रह रहे थे, और ये इंटरनेशनल रिपोर्ट थी। 9.5 करोड़ लोग 25 करोड़ में थे वो सतह गुर्बत से नीचे रह रहे, और अब ये बात आ गई है 74% के ऊपर। अब आप ये देखें कि जिस सोसाइटी के अंदर एक जो तबका जिसको हम कहते हैं जो दरमियाना तबका होता है, बफर जोन होता है, उसको हम कहते हैं सफेद पोश तबका, और वो आपका होता है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास जिस मुआशरे के अंदर खत्म हो जाए, अब मिडिल क्लास कौन सी रह गई है? वही जो तनख्वाह याफ्ता तबका है वही मिडिल क्लास कहलाता है। बाकी पाकिस्तान में से मिडिल क्लास फारिग हो गई। 25% आपकी इंडस्ट्री जो है वो बंद हो गई है। 25% इंडस्ट्री लोहे के भाव बिकी है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये जो तमाम पाकिस्तान में ताजरान और जो मिल एसोसिएशन के मालकान हैं वो ये बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है आपके एक्सपोर्ट्स के ऊपर आपने टैक्स आयद कर दिया। कमाल है कि पाकिस्तान में एक तरफ इंडस्ट्री बंद हो रही है, दूसरी तरफ एक्सपोर्ट जो थोड़ी बहुत हो रही है उसके ऊपर आपने टैक्स लगा दिया। तीसरी बात यह है कि बैंकों से आपको पैसे ही नहीं रिलीज हो रहे। एक महीने लोग जो है वो अपने कंटेनर लेके बैठे हुए सर में मार रहे हैं। लोग इस टाइम पे 19% की शरह के ऊपर बैंक में पैसा रख रहे हैं। अभी मेरे एक जानने वाले हैं 7,000 लोगों को बेघर कर दिया, बेरोजगार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने अपना पैसा उठा के, वो कराची में है, उन्होंने बैंक में रख दिया। उन्होंने कहा भाई यहाँ ना मैं भत्ता दे सकता हूँ, ना मैं यहाँ मुस्तकिल जो है वो FPR के इदारों को रिश्वतें दे सकता हूँ, ना मैं मुख्तलिफ किस्म के जो 22 डिपार्टमेंट हैं मैं उनके साथ जो है वो खेल नहीं सकता। ये आलम आ गया है। अब आप जब टैक्स नहीं कलेक्ट करेंगे, जब आप इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो टैक्स क्या खाक आएगा? जब टैक्स नहीं आएगा तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? बेरोजगारी बढ़ेगी, लोगों में लाकानूनियत बढ़ेगी। इसके लिए आपको फौरन मजबूत इकदामात लेने पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर गैर मामूली हालात हैं। गैर मामूली हालात के लिए आपको गैर मामूली सॉल्यूशंस लगाने पड़ेंगे। आपको जो है वो हमारे औरंगजेब साहब जो मिनिस्टर हैं वो सिर्फ बेहतर मैनेजमेंट कर सकते हैं, IMF के साथ डील कर सकते हैं। और यही पाकिस्तान के साथ पिछले 20 सालों से हो रहा है कि हमारे जो भी मिनिस्टर फॉर फाइनेंस आते हैं वो बेहतर मैनेजर्स होते हैं, वो बेहतर बजट नहीं पेश करते, वो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए कोई काम नहीं करते। आपकी सरकारी इंडस्ट्री, आपके सरकारी इदारे, आपकी एयरलाइन, आपका स्टील मिल, ये सब के सब कहाँ खड़े हैं? लोगों की एयरलाइनें क्यों चल रही हैं? देखिए ना, सर आप माजरत के साथ वक्त कम है, मुझे अगले कंटेस्टेंट की जाने बढ़ने, उनका इस पे तज्जिया ले लेते हैं। शाह साहब, क्या करना है हमें, कब ठीक करेंगे? चूँकि अब ये जो हमारे सामने होशरुबा रिपोर्ट्स आ रही हैं वो भी कह रहे हैं कि होश के नाखून लें जी, ये सारे मामलात हैं, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। दिन ब दिन ये मामला गुर्बत वाला बढ़ता चला जा रहा है। अब रोकना कैसे है, ये हमारे सियासतदानों पे क्या करना चाहिए? देखिए आमना, मेरे ख्याल में मेरे तीनों अजीज दोस्तों ने, अब्दुल्ला साहब ने, शाम साहब ने और निज़ामी साहब ने तमाम चीज़ों को जो है डिस्कस किया। देखिए आपके सोशो इकनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है ना, वो मेरे ख्याल से बिल्कुल बैठा हुआ है। सबसे पहले अगर आप बात करें आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, आपकी PSDP जब डिज़ाइन होती है तो आप कहाँ आप फोकस करते हैं कि हम अखराजात कहाँ पे करेंगे और क्या हमारी प्लानिंग के अंदर और फ्यूचर प्लानिंग क्या है। जो मुझे बड़ी बड़ी चीज़ें नज़र आती हैं, देखिए पहली बात जो हुई वो यही है कि ये ओवरऑल जितना आपका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो कुछ लोगों को सपोर्ट करने के लिए और कुछ लोगों को फंड करने के लिए, जिसमें अशराफिया की एक बहुत बड़ी तादाद है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में है, चाहे वो अदलिया में है, चाहे वो इंटेलिजेंसिया में है, चाहे वो आपके टॉप ऑफिसर रैंक के अंदर और इवन आपकी मिलिट्री के अंदर। बाकी अगर आप सेंट्रल लेवल के ऊपर देखें तो आपका जो
गुर्बत की लकीर से लोग नीचे क्यों गए? क्योंकि आपके पास वो पॉलिसीज नहीं है जिसके अंदर आप इनकम जनरेट कर सकें। आपके अगर इनकम जनरेशन के जराए नहीं है, इंडस्ट्रीज जैसे अब्दुल्ला साहब ने कहा बंद हो गई हैं, बल्कि आप देखिए बड़े बड़े शहरों के अंदर कराची और लाहौर की बात तो अलग करें, आपके छोटे सूबों के अंदर तो इंडस्ट्री का नामो निशान नहीं है। बल्कि मैं कल भी एक बात कर रहा था कि आपकी बाकायदा ऑफिशियल मीटिंग्स के अंदर कहा जाता है कि आपने इन सूबों के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी अगले 2 साल तक। तो क्या मैसेज दिया जा रहा है? दूसरा, इस वक्त अगर आप बलूचिस्तान और केपी के हालात देखें तो लॉ एंड ऑर्डर के जो हालात हैं, अभी भी लोग भत्ते की काले वसूल कर रहे हैं, भत्ते दे रहे हैं, और यहाँ बाकायदा इवन आप दहशतगर्दों को जाके जो है वो जिंदा रहने के लिए बाकायदा महीने के चंदे देते हैं। ये ओवरऑल अगर हालात देखें। दूसरा, आपका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्यों ब्रेन ड्रेन हो रहा है? आपका जो स्किल लेबर है वो मुल्क से भाग रही है। तो आप ये बताइएगा कि किस तरीके से आप अपने तमाम चीज़ों को टैकल करेंगे। ये मेरे ख्याल में बड़े अहम इशू है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो मिस गवर्नेंस है, गवर्नर जो पुअर गवर्नेंस आपके निज़ाम के अंदर है, मेरे ख्याल में वो तमाम बुराइयों की जड़ है। साथ साथ आपने कोई प्लानिंग नहीं की, फॉरवर्ड प्लानिंग आपकी नहीं, आपकी आबादी जहाँ पे जा रही है आपने रिसोर्सेज डेवलप नहीं किए। दूसरा देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब तक आप रिसोर्स ओरिएंटेड इंडस्ट्री को इंस्टॉल नहीं करेंगे, और आप फिर वही बात है, आखिरी बात ज़रूर करनी चाहिए, जो बड़े भाई है ना, अगर आप तमाम माल हाल और इंडस्ट्री लेके जा रहे हैं बड़े भाइयों के पास, तो छोटे भाई क्या करेंगे? रॉ मटेरियल यहाँ से जाता है, एनर्जी यहाँ से जाती है, लेबर यहाँ से जाता है, और आप कहते हैं कि जनाब आपने इंडस्ट्री पंजाब के अंदर लगानी है या आपने फिर किसी बड़ी जगह पे लगानी है, क्योंकि यहाँ तो बाकी मसाइल हैं। देखिए, मेरे ख्याल में आपने रिसोर्सेज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन जो करनी थी, लोगों को जिनका हक देना था, आप उसके ऊपर बिल्कुल एक लिहाज के साम बन के बैठे हो। तो जब तक ये चीज़ें नहीं, लोगों के अंदर जो एक कहते हैं ना कि डिसगंटलमेंट है, आपकी पुअर गवर्नेंस अपनी जगह पे, लेकिन जो लोगों के अंदर खफगी है, गुस्सा है, वो आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन रहा है। और आखिरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपके इदारों के खिलाफ जो नफरत बढ़ाई जा रही है, चाहे वो सियासी तौर पे, चाहे वो उनके हुकूक ना मिलने की वजह से। ये तमाम चीज़ें मेरे ख्याल में आपको इतने मुश्किल हालात के अंदर लेके चली गई है कि अब आपको बाकायदा एक रिविजिट करना होगा अपनी तमाम पॉलिसीज़ को। आपने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को, आपने एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी को, आपको और आपकी प्रायोरिटी क्या है ये देखना है। मेरे ख्याल में इन चीज़ों के ऊपर शायद सब समझते, लेकिन जो तबका रूल कर रहा है, देखिए मैं ये कहता कि बांग्लादेश लाइक सूरत हाल हो सकती है, लेकिन जो रूलिंग एलीट है, अगर आप उसको एक साइज के अंदर नहीं लेके आएंगे, आज 74% है, मुझे तो लगता है कि 80% सारे गरीब होंगे, और ये 20% जो अशराफिया है, ये आपके मुल्क के अंदर सिर्फ जो है जिंदगी गुजारने के काबिल होंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मैं तमाम कंटेस्टेंट का शुक्रिया अदा करूंगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।